हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, बीएससी फिज़िक्स के लिए सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आता है मैथमेटिकल फिज़िक्स के क्षेत्र में। ये चीज़ें हम पहले इसलिए पढ़ते हैं ताकि बाद में हम विद्युत और चुंबकीय की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें समझ में आ सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है क्षेत्र। तो पहली हेडिंग है क्षेत्र, यानी फील्ड्स। तो फील्ड क्या होते हैं? वह क्षेत्रीय आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रक्षेपण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, एक आसपास के जो क्षेत्र है उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और अगर हम कोई दूसरा प्रेक्षण आवेश जैसे कि प्लस क्यू हमने यहाँ पे रख दिया तो इस पर एक बल लगेगा, है ना। और अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तब भी उस पर बल लगेगा, इसको यहाँ पे रखें तब भी उस पर बल लगेगा। तो अगर कोई राशि ए है और उसकी वजह से एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये क्या प्रेक्षण बिंदु है ना। अगर हम इनकी स्थिति बदलें तो इस पर जो बल लग रहा है वो भी बदल जाएगा क्योंकि एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे निर्भर कर रहा है ना। तो ये जो आसपास का जो एरिया है ना, उसे क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्र कहलाता है। किसका क्षेत्र कहलाता है? ये इस ए भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। एक्स कोमा वाई कोमा जेड निर्देश तंत्र पे कोई भी अगर दूसरी राशि रखी है तो वह उस पर उस भौतिक राशि का मान अनुभव करेगी। ठीक है। और इसके दो भाग होते हैं। पहला है जिसका नाम है अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड। ठीक है। तो स्केलर फील्ड क्या होता है कि अभी हमने देखा क्षेत्र क्या होता है कि किसी भौतिक राशि की वजह से, अब अगर वह भौतिक राशि क्या हो, अदिश राशि हो, तो उस अदिश राशि की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वह क्या होगा, अदिश क्षेत्र होगा। ठीक है। यानी अगर हमने मान लिया कोई अदिश राशि इस प्रकार है तो उसका जो अदिश क्षेत्र होगा वो किस प्रकार होगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना। यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी फाई है, ठीक है। और उसके अलोंग कोई उसका जो क्षेत्र है वो क्या होगा, अदिश क्षेत्र होगा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र बोलते हैं। इसके जो उदाहरण है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कौन कौन से उदाहरण होते हैं। पहला तो होता है विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव क्या है, अदिश क्षेत्र है। और दूसरा जो इसका उदाहरण है वो हम ले सकते हैं गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव यानी पोटेंशियल। और इसके बाद अन्य जो उदाहरण है वो हो गया ताप हो गया, फिर घनत्व हो गए। ठीक है, आदि जो क्या है अदिश क्षेत्र के रूप में होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अदिश क्षेत्र की बात। अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया क्षेत्र, है ना। किसी भी भौतिक राशि की वजह से उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरी राशि लाएं तो उस पर वह उस राशि का मान क्या करता है, अनुभव करता है ना। और वह मान एक्स कोमा वाई कोमा जेड उसके निर्देशांकों पर निर्भर करता है। अब अगर हम अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण देखें, है ना, तो अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो अदिश क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा। ये हमने मान लिया कोई S1 है, सरफेस है, और उसका मान क्या होगा φ1। ठीक है। और दूसरा अगर कोई दूसरा ले लिया हम प्रश्न S2 तो उसका मान हमने मान लिया φ2। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, O बिंदु है, ठीक है, ये x है एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ से एक परिभाषा निकलती है, वह कहलाती है सम अदिश पृष्ठ। तो समअदिश पृष्ठ कौन से कहलाते हैं, जिन पर अदिश राशि का मान नियत होता है ना। जैसे कि ये दोनों पृष्ठ क्या है, समअदिश पृष्ठ है। इन पे अदिश राशि का मान
नियत रहता है। ठीक है, जैसे कि S1 और S2 क्या है, अदिश पृष्ठ है, समअदिश पृष्ठ है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये एक मानी फलन होते हैं, है ना, एक मानी फलन। एक मानी फलन का मतलब ये हो गया कि ये दोनों कभी काटते नहीं है, काटते नहीं है। अगर काट जाएंगे तो एक ही बिंदु पर उसके दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये एक मानी फलन होते हैं। और दूसरी बात, जो विभव है, विभव अदिश राशि होती है ना, ठीक है, विभव अदिश राशि होती है। तो यहां से एक दूसरी परिभाषा भी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। देखिए, समअदिश पृष्ठ हमने देख लिया। ठीक है, अब विभव क्या होता है, विभव भी एक अदिश राशि है। तो विभव की वजह से जो पृष्ठ बन जाएगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ, जिसमें विभव का मान नियत रहता है। ठीक है, तो वह पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। जैसे कि ये एक पृष्ठ है, तो इस पे यहाँ इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस पे, सभी बिंदुओं पे जो विभव का मान है ना, पोटेंशियल, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम ग्राफ से, तो ये जो फाइव वन फाइव टू, ये क्या है, फाइव वन एंड फाइव टू इसके विभव है। होगी इतनी बात। ठीक है, देख लिया हमने कि अदिश क्षेत्र क्या होता है। अदिश राशि की वजह से उत्पन्न क्षेत्र को अदिश क्षेत्र कहते हैं। और उसके जो ग्राफी निरूपण होता है वो इस प्रकार होता है, S1 S2 दो पृष्ठ होते हैं, और उनके जो मान होते हैं फाइव वन फाइव टू होते हैं, ये एक दूसरे पे काटते नहीं है, एक मानी फलन होते हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट अब देखें सदिश क्षेत्र। तो नेक्स्ट हेडिंग है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र यानी वेक्टर फील्ड। तो जो वेक्टर फील्ड होते हैं वो किसकी वजह से होंगे, सदिश राशि की वजह से, है ना। तो हम सदिश को किस प्रकार निरूपित करते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, सदिश क्षेत्र, है ना। तो सदिश क्षेत्र रेखा, बल रेखा आदि के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सदिश क्षेत्र होते हैं। इनके जो क्षेत्र होते हैं उनको हम बल रेखा, जैसे कि कोई बल प्लस क्यू आवेश है ना, आवेश, इसकी वजह से जो बल लग रहा है, तो उसको हम किस से दर्शाते हैं, बल रेखाओं से, है ना। बल रेखा, ये जो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वो हम किससे निर्भर करते हैं, बल रेखाओं से दर्शाते हैं। और ये बल रेखा ये क्या होती है, उसका क्षेत्र दर्शाती है ना। ये क्या होता है, सदिश क्षेत्र। इस क्यू का जो आसपास का क्षेत्र है वो हम किससे दर्शाते हैं, बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि ये बल रेखा है ना, या फिर कोई भी बल रेखा है, इस प्रकार जा रही है बल रेखाएं, तो जो किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, इस पे तो स्पर्श रेखा ये खुद ही लाइन होगी, है ना, इसके एकदम बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा क्या वो दर्शाती है, इसकी दिशा दर्शाती है कि किस दिशा में क्षेत्र लग रहा है ना। अगर बल रेखाएं इस प्रकार है, तो हम अगर इस बिंदु पे देखें तो ये इस तरफ जा रहा है, इस बिंदु पे देखें तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ये दिशा को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि सदिश क्षेत्र है इसलिए इसकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींच दें तो वह क्या कहलाती है, उसकी क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। ठीक है, सदिश क्षेत्र, यही सदिश क्षेत्र होता है। अब इसका ग्राफी निरूपण देखें।
तो ग्राफीय निरूपण में ये x है, ये y है ना, ये कोई O बिंदु है। अब हमने मान लिया कि किसी क्षेत्र में हम, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्षेत्र है, किसी A बिंदु से हम B बिंदु तक जाते हैं। ये क्या है, हमारा A बिंदु है और ये B बिंदु है। अब किसी एक अल्पांश को ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने एक छोटा dx अल्पांश ले लिया और उसका जो क्षेत्रफल सदिश है dA वो इस प्रकार है, और जो बल है या फिर जो सदिश है, सदिश राशि है, वो इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से जो सदिश क्षेत्र है, यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है जिसको बोलते हैं फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसी एकांक क्षेत्रफल आयतन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अल्फांश क्या है, डी अल्फांश है ना। और फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं हम, फ्लक्स को दर्शाते हैं डी फाई से। डी फाई क्या होगा, हमारा फ्लक्स हो जाएगा। तो सदिश क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, सदिश क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता ये दर्शाती है कि कितना फ्लक्स निकल रहा है इस ए से, है ना। तो इसकी तीव्रता हो जाएगी, बराबर हो जाएगा डी फाई बटा डी ए, है ना। कि इससे अल्फांश क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी ए। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, एन कैप ले लिया, है ना। एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी ए इज इक्वल्स टू क्या है, डी ए डॉट एन कैप, है ना। ये सदिश है और इसका सदिश का परिमाण होगा और गुणा में क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश हो जाएगा जो कि एन कैप है। तो यहाँ से ये डी ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी फाई, डी ए की वैल्यू हम रख देंगे। डी ए की वैल्यू अगर डी ए वेक्टर के रूप में रखें तो एन कैप डॉट एन कैप हो जाएगा, क्योंकि ये एन कैप भी आ जाएगा। यहाँ से डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए वेक्टर अपॉन एन कैप, है ना। एन कैप नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो एन कैप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट डी ए वेक्टर, है ना। यहाँ से हमने डी ए को आगे भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ए डॉट डी ए, जो कि हो गया इस प्रकार। ये हो गया फ्लक्स का मान। और फ्लक्स का मान किससे हम ज्ञात करते हैं, सदिश क्षेत्र से। इसमें भी ये क्या होते हैं, एक मानी फलन होते हैं, काटते नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये दो लाइन काट रही है एक दूसरे, तो इस बिंदु पे ये तो या तो इस लाइन में जा सकता है या इस लाइन पे, दोनों मानों को संतुष्ट कर रहा है, जो कि असंभव है इन दोनों के लिए। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के लिए ये दोनों क्योंकि एक मानी फलन है इसलिए ये काटते नहीं है, क्योंकि काटने पर उस बिंदु पर, एक ही बिंदु पर दो मान हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को साथ के साथ नोट करते रहें। वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव, मान लिया कि कोई राशि है इस प्रकार है, ठीक है, और वह x, y, z पर निर्भर कर रही है। अब अगर आप y और z को नियत मान के, y, z को हमने मान लिया नियत, और अक्ष में परिवर्तन करते हैं डेल्टा अक्ष का, ठीक है, तो फाई में भी परिवर्तन होगा, है ना। फाई में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा। तो यहाँ से परिवर्तन की जो दर है वो क्या होगी, परिवर्तन की दर
तो परिवर्तन की दर हो जाएगी डी फाई अपॉन डेल एक्स, है ना, डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और यही दर क्या कहलाती है, आंशिक अवकलज कहलाती है ना, यही होता है आंशिक अवकलज। आंशिक क्योंकि हमने एक छोटा सा भाग लिया है, एक बिल्कुल छोटा सा अंश लिया है, और हम उसका फिर परिवर्तन देख रहे हैं। अवकलन क्या होता है, चेंज ही होता है ना। अगर हम किसी वस्तु का अवकलन करते हैं तो हम उसके सापेक्ष उसका चेंज देखते हैं ना, परिवर्तन देखते हैं, इसलिए हमने जो परिवर्तन निकाला है वो क्या है, उसका आंशिक अवकलज है। अब इसमें अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, है ना, लिमिट लगा दें हम, लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, है ना, जिसमें वाई और जेड को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर एक्स कोमा जेड को हम कांस्टेंट मान के वाई के सापेक्ष करें, वाई को हमने मान लिया डेल्टा वाई, वो तो फाई में क्या हो जाएगा चेंज, डेल्टा फाई। यहाँ से परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई, एक्स को जेड आ जाएगा बाहर, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, दर, है ना, या फिर आंशिक अवकलज भी बोलते हैं इसको। ये हो गया। अब अगर जेड के सापेक्ष देखें तो एक्स को वाई को कांस्टेंट मान के जेड में अगर हम डेल्टा जेड का मान परिवर्तित करें तो फाई में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई का मान में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, दर, जो परिवर्तन की दर है या फिर आंशिक जो अवकलज है वो हो जाएगा डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड, एक्स कोमा वाई हो जाएगा बाहर, जो कि हमने कांस्टेंट मान लिए हैं। अब यहाँ से जो फाई के मान में कुल परिवर्तन का संपूर्ण जो अवकलज होगा, है ना, जो फाई के मान में कुल परिवर्तन है, कुल परिवर्तन, वही क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, है ना, डी एक्स, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाई का पूर्ण अवकलज, संपूर्ण अवकलज जो होगा वो कहलाता है इस प्रकार। अगर हम डी फाई जो टोटल परिवर्तन देखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, इसमें परिवर्तन की दर डी एक्स प्लस वाई के सापेक्ष परिवर्तन दर गुणा डी वाई प्लस जेड के सापेक्ष परिवर्तन की दर में डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण अवकलज कहलाता है। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण अवकलज। ये छोटे छोटे सारे जो थे वो आंशिक अवकलज हो जाएंगे, और इन सभी परिवर्तनों को मिलाकर अगर हम टोटल संपूर्ण परिवर्तन देखें तो वो क्या कहलाता है, उसका संपूर्ण अवकलज कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए आपको, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्लास में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक।